अब मैच्योर हो चुके हैं, सब समझते हैं या फिर सोच सकते हैं। तो आप सोचिएगा, अब आपने कुछ सोच के ही यहाँ आए होंगे ना आप, तो आप ये सोच रहे होंगे कि जैसे कि मुझे सिविल सर्वेंट बनना है, मुझे जो भी सेवा करना है। अब ये देखिए, वो आपका मोटिवेशन टेम्प्ररी है फिर एक्चुअल में है वो चीज़, ठीक है। तो मोटिवेशन मैं कहना चाह रहा हूँ कि कभी वो परमानेंट नहीं है। हो सकता है आप मोटिवेशन लगातार आपके साथ ना हो, पर डिसिप्लिन है ना, आप डिसिप्लिन फॉलो करते हो, वो हमेशा आपके साथ है। अगर आपको पता है कि डेली मुझे ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ रिक्वायरमेंट है एग्ज़ाम के लिए कि डेली मुझे ये सब्जेक्ट को इतना देना है, ये देना है, ये देना है, एक दिन में सारा रूटीन आपके पास है, तो ये डिसिप्लिन जो हमेशा कर सकती हैं। पर लाइफ में या फिर प्रिपरेशन के दौरान ऐसे फेजेस आते हैं कि आप मोटिवेट होंगे, अचानक से डीमोटिवेट हो जाएंगे कि मैं क्यों कर रहा हूँ, नहीं मुझे नहीं करना चाहिए। तो वो ये परमानेंट है नहीं, पर डिसिप्लिन को आप बना सकते हैं परमानेंट। बस उसको फॉलो कीजिए, मतलब रेगुलरली कि मुझे करना है ये चीज़, मेरे आज का रूटीन है डेली में। डेली रूटीन में मुझे 2-3 सब्जेक्ट्स करने हैं, 2-2 घंटे देने हैं, 3-3 घंटे देने हैं। अगर ये चीज़ है, क्लैरिटी है कि आज दिन भर में मेरे पास इनके लिए यही टाइम है, तो दिन भी आराम से चला जाएगा। आप तीनों सब्जेक्ट्स ही पढ़ पाएंगे। फिर नेक्स्ट डे सोने से पहले फिर देख लीजिए कि नेक्स्ट डे मुझे ये चीज़ें करनी है, चाहे वो पढ़ना हो, चाहे वो मॉक टेस्ट देना हो, चाहे वो रिवीजन करना हो, ठीक है। तो ये यही चीज़ है, मैं कहा डिसिप्लिन अगर है ना, तो फिर कहीं से भी टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो टाइम ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगा। बस आपको डिसिप्लिन डिसिप्लिन रखिए कि एक दिन में मुझे करना क्या है। और अगर आप लंबा टारगेट रखते हैं तो एक बार ओवरव्यू ले लीजिए कि सपोज़ कि वही बोला ना, अभी दो दो महीना है, अभी जो भी कितना 70 दिन होंगे। अब 70 दिन में आप ये देखिए कि मैं अगर वहाँ से पहले, एग्ज़ाम से पहले मैं किसी भी चीज़ को कितना बार रिवाइज कर सकता हूँ, कितना मैं टाइम दूँ डेली कि उस हिसाब से मैं 3 बार रिवाइज कर सकूँ, 4 बार 5 बार रिवाइज कर सकूँ। उसके साथ साथ मॉक टेस्ट भी दे सकूँ, है ना, और जो भी चीज़ें हैं वो अच्छे से एनालिसिस भी कर पाऊँ उस चीज़ को। तो अगर आपने बड़ा सा ओवरव्यू ले लिया, उसको छोटा 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 टुकड़ा करते एक डेली में आइए, एकदम डेली रूटीन कि अगर मैं डेली ये चीज़ किया तो जो मेरा बड़ा गोल है वहाँ तक मैं पहुँच जाऊँगा। जो भी 5 टाइम रिवाइज करना था वो हो जाएगा, मॉक्स देने थे विथ एनालिसिस अच्छे से वो कर पाऊँगा, और सारे सब्जेक्ट्स को एक नहीं, ठीक है। आप ये ब्रॉड पर्सपेक्टिव रखिए माइंड में, फिर उसके अकॉर्डिंग बस डेली छोटा सा रूटीन बना लीजिए, और उसको रिगरसली डेली का मतलब छूटना नहीं चाहिए, बस ये फॉलो करें। तो फिर टाइम मैनेज अपने आप हो जाएगा, अलग से करने की ज़रूरत क्या है। आते हैं, अब देखिए ये तो, अब ये प्रिपरेशन ऐसा है कि किसी के लिए, अब इसको आप कैसे बोलूँ, जुआ तो नहीं बोलूँगा पर ठीक है, ये है कि आप ना अपने हिसाब से आप क्या कर सकते हैं। देखिए रिजल्ट का तो किसी को नहीं पता ना। अब आप दो ही तीन चीज़ कर सकते हैं कि मेरे मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, उसके लिए दो तीन चीज़ें हैं। डिसिप्लिन होना, ठीक है, और हाँ, डिसिप्लिन होना ठीक है, जो कोचिंग में पढ़ाया जाता है उसको पढ़ना, जाके रिवाइज करना। आप क्या कर सकते हैं इसके अलावा? आप रिजल्ट को सोचेंगी, डिमोटिवेट होंगी, क्या पता मेरा कल को निकल रहा है नहीं निकल रहा, ठीक है। तो एक डिसिप्लिन में रहने के लिए आप जो कर सकते हैं उसको फॉलो करने के लिए मैं इम्फेसिस करूँगा कि हेल्थ में। बहुत लोग होते हैं हेल्थ में ध्यान नहीं देते हैं, मैं उस चीज़ को भी यहाँ पे बोल रहा हूँ आप सभी से, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ सही है ना, आप कोई भी एफर्ट करेंगे ना, आपका हम 100% आप देंगे उस चीज़ पे, ठीक है। तो यहाँ मैंने देखा है, यहाँ पे मैं जो भी मेरे को 1.5 साल हुए ना, है ना, जनरली यहाँ नहीं, यूपीएससी में भी, कोचिंग में भी जनरली लोग को लगता है कि नहीं ठीक है, बस पढ़ाई 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 चल रहा है, पर हेल्थ भी ना बहुत इंपॉर्टेंट है इस जर्नी में। कि आप जितना हेल्दी रहेंगे, कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, टाइमली चीज़ आप उठेंगे टाइम पे, वो चीज़ रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपका जो डाउट था, जो डिमोटिवेट होना, तो आप बस ये सोचो कि मुझे, मैं क्या कर सकता हूँ। कि जो नहीं कर सकता उसके लिए मैं सोचूंगा तो मैं, फिर वही है ना, वो यूजलेस हुआ वो चीज़ सोचना। यहाँ पे भी हम कर क्या सकते हैं, आ रहे हैं कोचिंग, सुबह उठ रहे हैं, जो भी अगर थोड़ा बहुत वर्कआउट कर रहे हैं कीजिए, आइए लेक्चर अटेंड कीजिए, जो भी है ग्रास्प कीजिए, रिवाइज कीजिए, है ना। और फिर जो भी लंच वंच करना है, फिर जाके कोचिंग में, सॉरी, लाइब्रेरी में या फिर रूम पे ही अच्छे से टाइम के हिसाब से पढ़ाई कीजिए, बस आप यही कर सकते हैं। अब ये बोलिए, कहिए कि जो भी आप कर रहे हैं उसमें आप कितना बेस्ट कर सकते हैं, मतलब आज से कल कितना बेहतर होगा। यही सोचिए कि आज को मैंने जो पढ़ा, कल क्या और थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट दे सकता हूँ, 0.1% भी, बस यही आप कर सकते हैं। और जो कर सकते हैं उसी को सोचना ही रिलेवेंसी रहेगी, मतलब
और उसके अलावा कुछ भी आप सोच रहे हैं जो आपके हाथ में नहीं है ना, तो फिर वो होंगे ही आप डिमोटिवेट, या फिर ऐसा कुछ लो हाई फेज आता रहेगा। ठीक है, तो उस पर मत ही सोचिए जो आपके हाथ में नहीं है। जो आप कर सकते हैं उसी पे सोचिए, उसी पे रिलाई कीजिए। ठीक है, तो कभी फिर लगेगा ही नहीं। अप्स एंड डाउन्स तो ठीक है, फेज है, पर आप जितना कम सोचेंगी उतना आप नॉर्मल रहेंगी और फोकस कर पाएंगी। ये है। ठीक है, तो इसका था मेरा प्री का अप्रोच। अगर किसी को अभी भी सवाल है तो एक बार पूछ लीजिए। अच्छा, एक सेकेंड, आपने कहा कि इंडिया के लिए मिल जाता है? मुझे नहीं लगा ऐसा। मुझे लगा कि आप सवाल ही उल्टा करने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ के लिए ठीक है मिल जाएगा, इंडिया के लिए करंट अफेयर पोर्शन जो है तैयारी करने में डिफिकल्टी है। पर अगर मैं कह रहा, कुछ हैं मतलब दो तीन ऐसे हैं जहाँ पे अगर आपको लगता है कि एक सोर्स से नहीं हो पा रहा ना, कोई दो ले लीजिए। और जो भी मॉक टेस्ट हो, ठीक है, या फिर जो पास्ट ईयर में आए हुए होंगे जो करंट से रिलेटेड, वो सब आप देखिए। ठीक है, तो आप कैसे जज कर पाएंगे कि कौन सा करंट अफेयर रिलेवेंट है या नहीं? ठीक है। हाँ, तो उसके लिए आपको एफर्ट मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे अब हर कोई देखिए, कुछ एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं जो अपना एफर्ट लगाते हैं कि मैं किसी पे भरोसा नहीं है, मुझे कोचिंग मटेरियल पे नहीं है भरोसा, ठीक है, मैं खुद से न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, मैं अपने नोट्स बनाऊंगा। पर आपको स्मार्ट चलना है। सही कहूँ तो ये करंट अफेयर देखिए, अगर प्री में भी आप देख रहे होंगे, तो अगर करंट अफेयर से 10 के अराउंड हो गए सवाल, ठीक है, तो मोस्टली स्टैटिक हैं चीज़ें, जो है कॉन्सेप्ट्स वहीं से आ रहे हैं। तो अब 10 नंबर के लिए आप मतलब आप देखिए कि क्या है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कीजिए कि मैं अगर इनपुट्स दे रही, जो भी दो तीन कोचिंग के, अगर आपने करंट अफेयर बुकलेट उठा लिए, तो क्या आप जो दे रही हैं टाइम, आप 10 के 10 बना लेंगी? मतलब वो चीज़ मुझे लगता है ना, आप बस ये सोचिए कि वो चीज़ आप फॉलो कर रही है, सब कर रहे हैं, तो आपका पर्पस है कि 10 में से ना 4 5 बन जाए। ठीक है, बाकी स्ट्रॉन्ग कीजिए ना जो स्टैटिक है, कि मुझे अगर 50 में से 5 करंट के हैं तो 45 में 40+ बन जाए ना, ये होना चाहिए। तो उस पर आप सोच के फिर आप बोलेंगे अरे मेरे पास मटेरियल्स नहीं है, मैं क्या करूँ, फिर दिमाग वहीं रहेगा। तो मैं बोला प्री के लिए यही है सबसे बड़ा बेस्ट फंडा है, कि आप कितना अटेम्प्ट देंगी कि आपका मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाए। अब आप कह रही हैं कि ऐसा तो कुछ वहाँ पे लिखा नहीं है, कोई ऐसा लाइन नहीं है रेफरेंस कि इसके ऊपर, तो मैं ठीक है ना, एवरेज ऑन एवरेज जो भी है 130 के अराउंड, 125 से 30 होगा, ठीक है, ऑन एवरेज कट ऑफ। तो आप कीजिए कि 140 मिनिमम हो। तो उसके लिए कहाँ पे मैं, मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, कहाँ पे मुझे छोड़ना है? देखो मैं 2 साल दिया हूँ, 2 साल में तो मुझे नहीं लगा, और मैं सच कहूँ मैं बुकलेट से एक दो उठाया था। तो आपको तब भी लगता है ना, तो मैं बोला ना दो तीन मटेरियल्स उठा लीजिए और वहाँ से वहीं से पढ़ लीजिए, और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, तो आपका जो कोर एरिया है ना वो डिस्टर्ब होगा ना, सिर्फ एक करंट अफेयर के लिए। तो सबसे पहले तो कोर पूरा कंप्लीट हो जाए। और उस करंट अफेयर का पोर्शन है तो आपको लगता है कि दो तीन बुकलेट्स आप एक साथ आराम से मैनेज करके पढ़ लेंगी, वहाँ से जो भी है फैक्ट्स आप रख लेंगी, और बाद में वहाँ जाने के बाद वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तब सही है, कीजिए आप। और नहीं भी समझ में आ रहा तो सर है ना, अपडेटेड हैं, आप लोग को अपडेट करा रहे हैं ना, उनसे बोलिए ये चीज़ क्वेरीज, डेफिनेटली कोई ना कोई सॉल्यूशन बताएंगे आप सबको। ठीक है, यही था। रहता है मतलब, आप क्या कहना चाह रही हैं? वही चीज़ है, सिलेबस क्यों है, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर क्यों है, यही चीज़ ना, मैं तब से स्टार्टिंग से ही कह रहा हूँ, सिलेबस और पास्ट ईयर क्वेश्चंस। अगर मैं बोल दूँ आपको डेली, रिगरसली डेली न्यूज़पेपर फॉलो करना ज़रूरी है, तो आप बताइए डेली आप पढ़ रही हैं, अपडेट रह रही हैं, तो बस पढ़ भी लेंगी आप, जो रिलेवेंट कई बार स्किप हो जाएगा ना। अब ह्यूमन है आप, जो चीज़ कई बार अच्छा लगता है उसी में हम फोकस हो जाते हैं, अब ध्यान नहीं देते कि एक्चुअली में रिलेवेंट क्या है। तो इसलिए भी है कि जो अगर बुकलेट्स बना रहे वो उसको, अगर कोई बना रहा है करंट अफेयर बुकलेट, तो कहीं ना कहीं देखा होगा, एनालिसिस किया होगा कि ये पोर्शन में फोकस करता है,
या फिर ऐसे सवाल आते हैं, तो आप क्यों एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हो, है ना? तो अब जो आपने कहा कि वीडियोस देख रहे हैं यूपीएससी के, तो आपने सिलेबस देखा है यूपीएससी का? आपने प्रीवियस क्वेश्चंस देखे हैं सिलेबस के यूपीएससी के? तो फिर आप वही चीज़ है ना कि आप तो यूपीएससी कर लीजिए फिर, या तो सीजीपीएससी कर लीजिए, क्योंकि मेन क्या है, आपको क्या करना है, आपको क्वालिफाई होना है ना। तो आप बस आप देखिए कि क्या आ रहा है, वही बोला रेफरेंस आप पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को रखिए, क्योंकि वही आपको बताएगा कि क्या क्या है, डिमांड क्या है, सीजीपीएससी क्या डिमांड कर रही है आपसे। फिर भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप मोटिवेशन के लिए देखिए, पर वो कह रहा है वो उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग कह रहा है ना, फिर यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा, फिर आप डाइवर्ट होंगी। ठीक है, आप पूछिए क्या कह रहे थे। हम्म। कोचिंग में आप आ रहे हैं ना, अब ज़्यादा सोचिए मत, फॉलो कीजिए इनको, क्योंकि ये बताएंगे आपको। आप सपोज कीजिए ये वाला अटेम्प्ट आपके लिए नहीं है। अभी से आप, फिर तो आप वही चीज़ है ना, आप एक स्टेप लेने से पहले ही आप देखिए, यहाँ पे पेशेंस बहुत ज़रूरी है। रणनीति। हम्म, आपका कोचिंग कब खत्म हो रहा है? हाँ, जनवरी में कोचिंग खत्म हो रहा है। ठीक है, उसके बाद मेंस का भी करना होगा। तो आप ये बताओ, नेक्स्ट ईयर आपको देना है, तो नेक्स्ट ईयर आप क्या चाहते हैं? प्री से पहले सब कुछ क्लियर हो, सब कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो, सब कुछ आप याद कर लिया हो। ठीक है, प्री खत्म हो रहा है जनवरी में, मतलब नेक्स्ट ईयर फरवरी में फिर देंगे आप पेपर। तो आपके पास 1.5 साल है अभी, सॉरी 1.5 साल नहीं, ठीक है, जो भी है 13-14 महीने होंगे। अब 13-14 महीने में फिर आप देखिए कि प्री का कंप्लीट होगा जनवरी में, कब मेंस का कंप्लीट होगा, क्योंकि आप डिसाइड करेंगे कि कहाँ कोचिंग करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, है ना? तो अभी मैं कुछ ऐसा बता ही नहीं सकता आपको, पर ये देखिए ना कि वहाँ से पहले जो भी मैं फर्स्ट अटेम्प्ट दूँ, उससे पहले आप चाह ही रहे हैं कि सब कुछ हो कंप्लीट, तो उस हिसाब से अपना शेड्यूल बना लीजिए कि हाँ मैं कब तक मेंस के सारे कंप्लीट कर लूँगा, प्री के सारे हो जाएंगे, फिर कब तक मैं जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से मैं खुद से एनालिसिस करके खुद के नोट्स बना लूँगा उससे, या फिर पढ़ लूँगा कि सारे क्वेश्चंस के आंसर मुझे आते हों। फिर मुझे मॉक्स भी देना है, तो अगर आप चाह रहे हो कि प्री से पहले भी मेंस का मॉक दे दूँ, तो उसके लिए भी अलग से थोड़ा जो भी 2-3 महीना देना पड़ेगा। तो उसमें कहाँ ले रहे हैं, क्या उनकी वो प्लान क्या है, तो वो आप पे डिपेंड कर रहा है ना। बस आप ये देखो कि वहाँ से पहले कैसे हो जाए। अब फिर वही बात घूम फिर के आएगी, हम डिसिप्लिन नहीं हो पा रहे, हम प्लान नहीं बन पा रहा, तो मैं यहाँ 10 लोग भी आके आपको कह देना, तब भी फाइनली आप पे ही वो डिपेंड करता है कि आप कैसे उस जर्नी को मतलब लेते हैं, किसका बात लेते हैं, फिर आपको किसका बात इम्पैक्टफुल है कि उसके अकॉर्डिंग चलें। तो ये तो सोचना खुद से, आप सोचिए ना, सोचिए कि मैं कैसे प्लान करूँ उस चीज़ को। ऐसे बहुत सारे वीडियोस, हाँ, और मैं सबको रिकमेंड कर दूंगा, कर रहा हूँ, कि जो नीर निधि सर है ना, उन्होंने जो भी स्ट्रैटेजी बताई है, आप चाहे इंग्लिश मीडियम के हों चाहे हिंदी मीडियम के, एक बार आप देखिए उसको, अगर जो अच्छा लगता है, वो स्टडी आईक्यू में है यूट्यूब में, आप ज़रूर देख लीजिए, आप सबके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, एक बार बस देख लीजिए, है ना, क्योंकि सबकी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, और कहीं ना कहीं उन्होंने मेहनत से ही बनाया होगा, बहुत इलाबोरेटेड फॉर्म में अच्छे से, कि कैसे प्री का भी हम अप्रोच करें, है ना, कैसे हर एक पेपर मेंस को कैसे अप्रोच करें, एक बार आप देख लीजिएगा। बाकी बिल्कुल मत सोचिएगा कि वो टॉपर है वो इंसान, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, नहीं, वो भी आप में से कोई उठ के वहाँ तक पहुँचा है ना। तो स्ट्रैटेजी बस जो आपको अच्छा लगता है कि नहीं हो जाएगा एक लिमिट टाइम में, मैं कर लूँगा, फॉलो कीजिए, और खुद पे विश्वास रखिए कि हाँ मैं कर लूँगा या कर लूँगी। ठीक है, क्योंकि सेम, अगर जितने भी 2-3 सवाल होंगे ना, उसका एक अगर क्रक्स देखें ना, एक ही चीज़ है, वो खुद पे है, आप ही करोगे, क्योंकि जर्नी में भले आसपास बहुत सारे होंगे, पर जाना सिर्फ आपको है। तो बनाना तो आपको है, फिर ये बोलोगे सर बन नहीं पा रहा, ये नहीं हो पा रहा, फिर भी आपको ही फिर से करना है, फिर से उसको प्लान कीजिए, फिर उसके अकॉर्डिंग कीजिए। ठीक है, अब चलिए वो सिर्फ 2 घंटे, हाँ यही कहते हैं कि साल भर आप मेहनत करो ना करो,
वो 2 घंटा आपका कैसा होता है वही डिसाइड करता है कि आप इन हैं या फिर आउट हैं, है ना। तो वहाँ के लिए अब सेट तो अलग अलग होता ही होगा, है ना, सबका ABCD, ठीक है। अब वहाँ पे किसी को अगर इजी इजी मतलब सेट ऐसा है कि जैसे ही पन्ना पलटते अरे ये सब चीज़ तो ऑलरेडी डन है, तो उसको कॉन्फिडेंस आता है। किसी को पता चला कि फर्स्ट पेज में देखा मतलब सब आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या है ये। तो काम रही है वहाँ पे कि मुझे देखिए हर किसी को, कोई भी सेट हो, हर किसी को सारे के सारे 100 क्वेश्चन से जाना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा, ठीक है। किसी को पहले इजी आ गया, किसी के लिए डिफिकल्ट पहले आ गया, तो एकदम रिलैक्स रहिए क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, हर एक कैंडिडेट देखेगा जो वो एग्ज़ाम दिला रहा है। तो आपको जो बनता है, हाँ, उसका अप्रोच वही है कि 2-3 राउंड में आप खेलिए। फर्स्ट राउंड में जो चीज़ें इजी हैं सीधा टिक मार्क कीजिए, और ऐसे कीजिएगा कि जैसे कि एक पेज पलटा है वहाँ पे 6 6 12 या ऐसे कुछ क्वेश्चन होंगे, मान लो 10 एक क्वेश्चन होंगे, पूरा आप बनाए जो इजी इजी लगा टिक मार्क किए, वहाँ पे तुरंत बबलिंग करो। हाँ, क्योंकि आप उसमें 100% कॉन्फिडेंट हो कि वो उसका आंसर ये है। एक बार गो थ्रू जाओ सारे भी इजी क्वेश्चन हैं जितने भी, फटाफट होने के बाद बबलिंग कर दिए। उसमें क्या आ रहा है जो एकदम डिफिकल्ट है 3 राउंड में जाना, एक तो एकदम इजी होगा, एक तो इतना हार्ड कि आप मतलब नहीं बना पाओगे। वो होंगे 10 एक क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आपको लगेगा कि नहीं, तो उसको सीधा क्रॉस कर दो, एकदम लास्ट के लिए रहेगा। और बाकी बीच का बचा उसमें डाउट वाला है ना, तो डाउट जैसा कुछ भी सिंबल बना दो, और फर्स्ट गो में जाओगे तो डेफिनेटली आउट ऑफ 100 आप 50 क्वेश्चन इसमें मिनिमम बना लोगे, ठीक है, बन जाएगा क्योंकि सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं चीज़ें अगर आपने ढंग से पढ़ी हैं तो। सेकंड में जो भी डाउटफुल है ना उसमें वही बोला, एक बहुत अच्छा टेक्निक होता है एलिमिनेशन का। आप आप जितने भी अक्यूमुलेट किए नॉलेज साल भर में, ये देखिए कि ये सवाल इसमें 4 ऑप्शन हैं, ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, उसको सीधा काटिए, वहीं से पहुंचे, मतलब उल्टा जाइए। ये मत ढूंढिए कि कौन सा सवाल सही है, ढूंढिए कि कौन सा गलत है। काटते जाएंगे ना तो ऐसा ही होता है जनरली कि 2 में जाके लोग अटकते हैं कि हाँ इसमें से कौन सा होगा। और वहाँ पे मैं बोला प्रैक्टिस। तो अगर ऑलरेडी सब कुछ कर रखे हैं ना, तो वहाँ पे आप एकदम काम एंड कंपोज्ड रहेंगे, मतलब आप ना ऐसे नहीं, नर्वस नहीं होंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी उस सिचुएशन से जूझा है, मतलब मॉक टेस्ट दिया है, सेम सिचुएशन आया होगा। तो ऐसे सोचिए जब भी मॉक दीजिए कि मैं मेन हॉल में दे रहा हूँ वो एग्ज़ाम, ठीक है। तो अगर वो आदत बन जाएगी तो वो भी एक नॉर्मल पेपर जैसा ही लगेगा आपको, ठीक है। तो अगर ये सब ऑलरेडी, क्या कहते हैं, वार में अंदर जाने से पहले आप पसीना पहले बहा लो ना, तो फिर वहाँ डर नहीं लगेगा ना आपको, पहले ही सब कुछ देख लिया है कि क्या होगा और उससे आप जूझ चुके हो, तो फिर वो आपके लिए एक नया मतलब दूसरा वही होगा, सेम कॉपी होगा उस चीज़ का कि हाँ यही सिचुएशन है, मुझे कैसे अप्रोच करना है। तो आराम से स्किप कर देना उस चीज़ को कि बहुत नहीं समझ में आ रहा है, क्रॉस किए या फिर डाउट का सिंबल लगाए, नेक्स्ट देखे इजी आया लगाए, फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ, सेकंड राउंड में डाउट वाले चीज़ कंप्लीट किए, थर्ड में अगर फिर आपको फिर लग रहा है कि नहीं मुझे गेस करना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है ना कि आप नहीं जान रहे हैं पर अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं इसका आंसर होना चाहिए। अब ये चीज़ पहले लगाइएगा, ये नहीं कि फाइनल एग्जाम में, पहले लगा के देखिए और कितना सही हो रहा है। 10 में भी लगाया, अगर उसमें 5+ भी सही हो रहा है ना, तो आपको करना चाहिए बच्चे। और नहीं आ रहा, आप सोचोगे पहले फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट वहाँ करोगे तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि है ना, बाहर भी हो सकते हैं अंदर भी हो सकते हैं, तो वहाँ पे एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा, एक्सपेरिमेंट के लिए मौक है ना, ठीक है। डेफिनेटली, मैंने कहा ना मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हूँ, कल को मैं आप ही के साथ ही बैठा था, ठीक है। तो मैं बोला मोटिवेशन वर्सेस डिसिप्लिन का, तो अब मोटिवेशन, अब कई बारों, अब एक्सेप्शन में बोला हर जगह है कि मोटिवेशन किसी के लिए है कि मुझे मतलब वो चीज़ बार बार सोचता है और मोटिवेट हो रहा है, वो ठीक है, पर कई बार होता है ना हम डिमोटिवेट हो रहे हैं फिर मोटिवेट हो रहे हैं। डिसिप्लिन एक ऐसा चीज़ है ना जो आपको, आप हो गए डिसिप्लिन में, मतलब इधर कुछ ख्याल ही नहीं आएगा कि क्या होगा, रिजल्ट का क्या होगा, डर लग रहा है, क्योंकि आप डिसिप्लिन हो तो सारा कुछ सिलेबस का हर एक चीज़ टाइम के साथ सब कुछ बनता जा रहा है, होता जा रहा है, ठीक है। तो अगर उसी में समझने की बात है, क्योंकि मोटिवेशन कई बार टेम्पररी हो सकती है, पर डिसिप्लिन आपने कर लिया वो परमानेंट आपके साथ होगा, ठीक है। तो आप डिसिप्लिन पे कीजिए कि मेरा, आपने अच्छे से साल भर का डिसिप्लिन बना रखा है, तो कभी ये ख्याल ही नहीं आएगा कि मुझे डर क्यों लग रहा है, मैं फेल होऊंगा या पास होऊंगा,
क्योंकि आपने अगर सही से एफर्ट लगाया है तो वो चीज़ आपके मॉक टेस्ट में रिफ्लेक्ट होगा, है ना। और यहाँ पे मॉक जो भी है वो रिलेवेंट होती ही हैं, और आप अच्छा स्कोर करेंगे उसमें, और जितना अच्छा करते जाएंगे कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, फिर बस आप सही ट्रैक में हैं फिर। बस समझने की बात है, इसको आप गेम को समझो, आपको नॉलेज अक्वायर नहीं करना है। इसीलिए कहा सिलेबस और पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, बस जो मांग रहा है, जो डिमांड है सीजीपीएससी का, उसको फुलफिल कर दो। वो आपको मना नहीं करेगा, आपको ले लेगा, सेलेक्ट कर लेगा वो। ठीक है। हम्म। ठीक है, आपका भी कहीं ना कहीं तक वो बात सही है कि मतलब आपके पास कंटेंट्स हैं पर आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, शब्दावली की बात कही ना। तो देखिए, दो एक रास्ते हैं। अगर आप कहीं से भी आरटीआई के थ्रू जो कॉपीज आती हैं उसमें देख लीजिए टॉपर्स के, ठीक है। या फिर आपको तो लगता होगा ना जब आप आंसर लिख रहे हैं कि नहीं इसमें कमी है, तो सर वगैरह है ना, डिस्कस कीजिए। आपको खुद को अगर लग रहा है कि मेरा जो क्वालिटी है ना सवाल का, कहीं ना कहीं मिसिंग है, तो आप उनसे डिस्कस कीजिए। अगर इनके पास बेस्ट ऑप्शन होगा वो अपने तरीके से बताएंगे। अब फिर आपको लगता है कि नहीं वो कह रहे हैं वो सही है, और फिर भी डाउट हो रहा है, तब तो फिर मैं, एक शैली होती है मतलब कि लेखन की होती है थोड़ी, ठीक है। तो वो कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़िए, ठीक है, अब पढ़ेंगे ही ना ऑब्वियसली। अब उसमें देखिए कि लिखा कैसे है। और मुझे नहीं लगता इतना कुछ अलग से लेवल, उस लेवल का लेखन शैली चाहिए आपको। आपको कन्वे करना है, वो सवाल पूछ रहा है जवाब देना है आपको बस। हाँ माना कि जैसे कि 15 नंबर के क्वेश्चंस हो गए, 10 में थोड़ा बहुत वेरी करेगा, पर उतना ज़्यादा वेरी नहीं करेगा। अब देखिए उसके लिए उतना ज़्यादा इफर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं कि मेरी लेखन शैली में टर्म्स वैसे आए, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे तो जो टर्म्स आपके पास हैं, ठीक है। मैं बोल तो रहा हूँ आपको, ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसे दिखाने की नहीं है कि मेरा, मैं बहुत वैसे फंकी वर्ड्स नहीं होते, तो ऐसे डाल दूँ तो बहुत वो इम्प्रेस हो जाएगा, मार्क्स दे देगा। कई बारी तो वो उनको समझ नहीं आया ना थोड़ा भी, सीधा काट देंगे। जहाँ आपको